नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां राजभवन के सामने शनिवार को हुए प्रदर्शन के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत कर दी गई है। राज्य भवन और सीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। शनिवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में राजभवन के सामने प्रदर्शन हुआ था। अति संवेदनशील इलाके में भीड़ की पुलिस से नोकझोंक भी हुई थी। आपको बताते चले कि इस पूरे ही मामले में 2 इंस्पेक्टर ऋषिकेश और कैंट समेत एक दरोगा को हटाकर लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब बैरिकेड लगाकर सादे कपड़ों में भी पुलिस तैनात कर दी गई है। बिना चेकिंग कोई नहीं निकलेगा। मौके से जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। राजधानी देहरादून में अब राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। दरअसल शनिवार को हुए प्रदर्शन के बाद जहां कुछ प्रदर्शनकारी राजभवन तक पहुंच गए, तो वहीं 2 इंस्पेक्टर लाइन हाजिर कर दिए गए, जिसमें कैंट और ऋषिकेश के इंस्पेक्टर शामिल हैं। इस वक्त मैं राजभवन के बाहर हूं और राजभवन के बाहर यदि आप देखें तो ये पीएसी और थाने का पुलिस बल लगाया गया है। अभी तक आपको जो रोड खुला हुआ दिख रहा है, जो घंटाघर से कैंट रोड होते हुए सीएम आवास राजभवन को जाता है, अभी तो ये खुला है, पर ये थोड़ी देर बाद यानी आज से ये 0 जोन हो जाएगा। इस मार्ग पर कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएगा। सिर्फ महत्वपूर्ण वीवीआईपी, सिक्योरिटी या वो ऑफिसर्स जा सकेंगे जिनको बुलाया जाएगा। ये सुरक्षा को देखते हुए फैसला किया गया है और ये जवान पहुंच चुके हैं जो अपनी पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं कि वाहन को किस प्रकार से रोकना है, आपात स्थिति में कौन कौन से वाहन जा सकेंगे। यहाँ थाना पुलिस के अलावा पीएसी का बल भी आया है, जो मुख्यमंत्री आवास जाने वाले राजभवन पर और मुख्यमंत्री आवास के गेट पर भी तैनात रहेगा। आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और सुरक्षा के लिहाज से रूट डाइवर्जन भी किया जाएगा। यह समझाया जा रहा है कि किसकी क्या ड्यूटी है और वो क्या व्यवस्था करेगा। इनसे जरा समझते हैं। त्यागी जी, ये सड़क आप लोग बंद कर रहे हैं, लोग कैसे जाएंगे, कहां से जाएंगे? सर, यहाँ से हम डाइवर्ट कर रहे हैं आगे ना, यहाँ से राइट में डाइवर्ट कर देंगे। राइट से डाइवर्ट होकर फिर बाहर बाहर निकल जाएगा एमएच होते हुए बीजापुर गेस्ट हाउस के सामने से। तो ये कौन से 2 आवास है जहां कोई वाहन नहीं जा सकेगा? ये 0 जोन कर दिया गया है पोर्शन ना। और यहाँ पर जो है माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का आवास है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आवास है। तो क्या आपात वाहनों को कुछ राहत मिलेगी, कोई इमरजेंसी होती है या एम्बुलेंस आदि को? हाँ, वो तो रहेगा ही, आपात वालों को तो रहेगा ही। तो आप देख सकते हैं शनिवार को दरअसल एक चूक भी हुई, यूं कहें, सुरक्षा में वीवीआईपीज की, लिहाजा ये निर्णय किया गया है। और ये दायरा इसलिए भी बढ़ाया गया है क्योंकि सड़क पर बेरोक टोक वाहन आते जाते थे और पुलिस महकमे के बड़े ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर रातों रात ये फैसला लिया गया और आज से ये मार्ग 0 जोन हो जाएगा। यानी यदि आपको कैंट में आना है तो राजभवन से ठीक पहले आपको डाइवर्ट होना पड़ेगा और अब आप राजभवन मार्ग और मुख्यमंत्री आवास को जाने वाली सड़क पर सीधे अपना निजी वाहन नहीं ले जा सकेंगे। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। तो देखिए, राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर किस तरीके से सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है और उस लिहाज से सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर हो रखे हैं। पुलिसकर्मी किस तरीके से तैनात हैं, लगातार संवाददाता ने जायजा भी लिया और उस दौरान की तस्वीरें थी कि कोई भी निजी अपना वाहन नहीं ले जा सकता अति संवेदनशील इलाके में। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और इसी को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई थी प्रशासन की और जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके बीच। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, कोई बड़ी लापरवाही ना हो। अति संवेदनशील इलाका है, सीएम आवास है, राजभवन है और इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को और ज्यादा चाक चौबंद किया जा रहा है और प्रॉपर चेकिंग भी वहां पर की जा रही है। और बिना वर्दी के भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं और लगातार निगाह रखे हुए हैं कि किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना सामने आए। तो देखिए, शनिवार को प्रदर्शन हुआ था जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है कि सुरक्षा को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही ना हो, कोई अनहोनी ना हो, अप्रिय घटना ना हो। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। बाकायदा पुलिसकर्मी तैनात हैं, जांच कर रहे हैं। निजी वाहन ले जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो बड़े अधिकारी हैं, महापौर हैं, उन्हीं को केवल इजाजत है कि वो प्रवेश कर सकते हैं। बाकी किसी को भी निजी वाहन के साथ अनुमति नहीं दे रहे हैं पुलिसकर्मी और इसके लिए एक सख्त पहरा वहां पर रख दिया गया है और कोई भी कोताही ना हो
उसको लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बाकायदा एक प्लानिंग की गई है कि किस तरीके से ड्यूटी की जाएगी और उसी के अनुरूप ये रूपरेखा तैयार करते हुए यहां पर सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर दिया गया है। तो देखिए, राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त कर दी गई है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले पर पुलिस अगले 10 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। इसके साथ ही अंकिता हत्याकांड मामले में गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों का नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही पुलिस कोर्ट में परमिशन के लिए एप्लीकेशन देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वीआईपी का नाम इस पूरे मामले में लगातार सामने आ रहा है, उसकी सच्चाई नार्को टेस्ट से ही सबके सामने आ सकेगी। पुलिस का कहना है कि वीआईपी को लेकर नार्को टेस्ट से ही पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हालांकि अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई है कि जो गेस्ट वीआईपी सूट में रुकता है उसे वीआईपी कहते हैं। अंकिता मर्डर केस पे ड्यू डेट के पहले हम चार्जशीट फाइल करेगा और जो भी हमारे पास जो आए एविडेंस है वो पर्याप्त है और उस पे वी विल फाइल द चार्जशीट। जैसे अब तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज लोग ड्यूरिंग पुलिस रिमांड अभी रिसॉर्ट के लोग हैं, तो कहते हैं कि वहाँ का जो अपना वीआईपी रूम है, सो कॉल्ड प्रेसिडेंशियल सूट है, उस पे जो भी ठहरने वालों को वीआईपी कहते हैं। स्टिल पूरी बात सारा सच्चाई सामने लाने के लिए हमने डिसाइड किया है कि इनको नार्को टेस्ट कराया जाए अक्यूज लोगों को। तो नार्को टेस्ट के लिए हम एप्लीकेशन लगेंगे कोर्ट में। आफ्टर द कोर्ट्स परमिशन वी विल डू द नार्को टेस्ट। अंकिता मर्डर के हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो तमाम आरोपी हैं अंकिता हत्याकांड से जुड़े हुए, उनका नार्को टेस्ट होगा, जल्द ही चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी, क्या कुछ मौके से अपडेट? देखिए, दरअसल बीते दिनों विधानसभा सत्र में जब कानून व्यवस्था पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोल रहे थे, तब उन्होंने अंकिता भंडारी केस में जो सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर कौन सा वीआईपी आना था होटल में जिसको एक्स्ट्रा सर्विस के लिए अंकिता भंडारी पर दबाव था। इस विषय पर बोलते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ किया था कि देखिए, कोई वीआईपी नहीं था। उस रिजॉर्ट में जो प्रेसिडेंशियल सूट होते हैं उनको वीआईपी रूम कहा जाता है और उसमें ठहरने वाले लोग वीआईपी गेस्ट होते हैं। लिहाजा कोई आना था या किसी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस का दबाव था, ऐसा उचित नहीं है। पर जैसे ही ये बयान उनका चैनल्स पर आया, अखबारों में आया, तो इसके बाद सोशल मीडिया में एक बार फिर से ये आवाज उठने लगी कि किसी को बचाया जा रहा है। तो कल एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ किया है कि हम नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं और इसके आधार पर हम नार्को टेस्ट कराएंगे ताकि यदि कोई वीआईपी है तो पिक्चर क्लियर हो सके कि कौन सा वीआईपी आना था जिसके लिए सारा प्रबंध था या दबाव था। अब सवाल ये भी है कि क्या सदन में संसदीय कार्य मंत्री जल्दबाजी में बोल गए या पुलिस की ब्रीफिंग उन्होंने नहीं ली या पुलिस की ब्रीफिंग उन्होंने पढ़ी, पर सोशल मीडिया का विरोध देखते हुए पुलिस नार्को टेस्ट की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल सुदीप, लेकिन जो स्थिति बनी हुई हो उसको ध्यान में रखते हुए एडीजी की तरफ से भी अपील देखिए की गई है कि किसी भी तरीके से अफवाहें ना फैलाई जाएं, क्योंकि माहौल संवेदनशील बनता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जी देखिए, समय समय पर खुद ऐसे बयान कुछ अफसरों की ओर से ही आए जिन्होंने विवाद की स्थिति पैदा की। मसलन डीएम पौड़ी का बयान आया, हालांकि अब वो हटा दिए गए हैं कि मुझे नहीं पता रिजॉर्ट किसने तोड़ा। एक और सरकार कह रही कि हमने आरोपियों पर कार्रवाई की। दूसरी ओर एएसपी ने कहा कि हमने सारे सबूत एकत्र कर लिए हैं, जबकि हाईकोर्ट में ये जानकारी है कि कमरे से कोई सबूत नहीं मिले। तीसरा, अभी तक मृतका का मोबाइल नहीं मिल सका है। तो कई ये चीजें हैं जिन पर सवाल है। अब ये बात भी सही है डीजी कानून व्यवस्था की कि संवेदनशील माहौल पर, इस संवेदनशील विषय पर अफवाह नहीं फैलाई जानी चाहिए, ये बात सही भी है, परंतु अभी भी इस विषय में कई सवाल हैं। लिहाजा सोशल मीडिया पर लोग इस पर सवाल उठाते हैं और इस पूरे विषय की जांच को डाउटफुल बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। उत्तराखंड की जीडीपी दोगुना करने की दिशा में राज्य सरकार के साथ मैकेंजी ग्लोबल कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। कंपनी के अधिकारियों के सचिवालय में सचिव स्तर के अफसरों के साथ बैठक भी शुरू हो गई है। सोमवार को पहले दिन स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं, राज्य सरकार और केंद्र की स्कीम पर चर्चा हुई है। बैठक की अध्यक्षता सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने की है।
दोगुने करने के लिए मैकेंजे ग्लोबल जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने आज से उत्तराखंड सचिवालय में डिस्कशन का दौर शुरू कर दिया है। सचिवालय में आज पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के सचिव और ऑफिसर्स की टीम के साथ मैकेंजे ग्लोबल का डिस्कशन हो रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता सचिव नियोजन डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में हो रही है। 3 दिनों तक मैकेंजी ग्लोबल राज्य के अलग अलग सेक्टर्स जैसे ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वित्त, इन सभी विभागों के साथ डिस्कशन कर उनकी योजनाओं और आर्थिक प्रबंधन पर चर्चा करेगा। इसके बाद इस कंपनी के विदेश से आने वाले प्रतिनिधि एक प्लान भी उत्तराखंड सरकार के अफसरों के साथ बैठकर बनाएंगे। दरअसल राज्य सरकार जीडीपी को तो दोगुना करना चाहती ही है, साथ ही इस कंपनी की एक्सपर्ट सर्विसेज भी लेना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूल मंत्र दिया है कि लीक से हटकर कुछ काम हो और कुछ नया करने का राज्य सरकारें प्रयास करें। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह निर्णय लिया है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड की सुदीप लगातार हमारे संवाददाता बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी देखी किस तरीके से जीडीपी को डबल किया जाए, इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है? आपने मौके पर जाकर अपडेट भी ली है, क्या कुछ और उसमें एड ऑन किया जा रहा है? देखिए, ये ग्लोब मैकेंजी बहुत बड़ी इंटरनेशनल फर्म है जिसने राज्य सरकार के साथ एमओयू किया है। ये 2 साल के लिए अपनी तकनीकी दक्ष सेवाएं देगी। ये राज्य सरकार की पहले स्कीम, खर्च, आय, व्यय का ब्यौरा ले रही है विभागवार। फिर ये राज्य सरकार को अपने सजेशंस देगी कि किस स्कीम में, किस योजना में क्या संशोधन या क्या परिवर्तन होने हैं। पहाड़ को केंद्रित किया गया है, ये महत्वपूर्ण बात है, ताकि स्कीम्स ऐसी बने जो पहाड़ के लोगों को फायदा हो। देहरादून, विकासनगर, हरिद्वार, रुद्रपुर सेंटर्ड स्कीमें न बने। आज डिस्कशन का पहला दिन है। आज स्वास्थ्य सचिव ने अपनी टीम के साथ कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ डिस्कशन किया है और सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम मौजूद रहे। अब कल व परसों पर्यटन, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग, वित्त और फाइनेंस, विधायी यानी लॉ डिपार्टमेंट जैसे बड़े विभागों के साथ कंपनी की बैठक विचार विमर्श होगा। इसके बाद कंपनी ये सारा इनपुट लेने के बाद अपना आउटपुट बताएगी कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होना चाहिए। फिर उन स्कीम्स को कंपनी मॉनिटर भी करेगी। दूसरा, अभी इस कंपनी के ग्लोबल मैकेंजी के हिंदुस्तान के प्रतिनिधि आए, फिर इनके फॉरेन के एक्सपर्ट्स आएंगे जो बड़े अफसरों के साथ डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन में चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, ताकि वो पूरा एक लेआउट बता सके राज्य सरकार को कि मौजूदा स्थिति क्या है और हम किस दिशा में आगे बढ़े, ताकि जीडीपी 2 गुना करने के साथ ही नए रोजगार के अवसर पैदा हो, राज्य सरकार का कर्जा कम हो, राज्य सरकार का आर्थिक घाटा कम हो और लोगों को योजनाओं को ज्यादा फायदा मिले, योजनाएं कागजों में न बने। तो ये एक बड़ी पहल है जिसकी शुरुआत आज से हुई है। बिल्कुल, तो देखिए आने वाले समय में कहीं ना कहीं तस्वीर बदलेगी और जीडीपी दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया है उस संबंध में ये महत्वपूर्ण योजना जो है बनाई जा रही है। लेकिन सुदीप, आज जो पूरी बैठक रही है कितनी फलदायी रही है? कुछ स्कीम्स के बारे में जानकारी मिल पाई? जी देखिए, अभी बैठक जारी है। ये हमने शुरुआती विजुअल्स दिखाए हैं दर्शकों को। उम्मीद है कि 4 बजे के करीब जो सचिव नियोजन है डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम, वो आज की बैठक की पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। कानपुर विधानसभा में सिडकुल की स्थापना के लिए विधायक उमेश कुमार दिन रात जुटे हुए हैं। विभागीय सचिव पंकज पांडे के मुताबिक सिडकुल की जल्द स्थापना के लिए क्षेत्रीय विधायक उमेश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं। वहीं जमीन की चकबंदी का काम भी अंतिम चरण में है। बता दें कि सोमवार को सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में विधायक उमेश कुमार ने सिडकुल से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर इसकी प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों को इसमें तेजी लाने के निर्देश भी दिए। विधायक उमेश कुमार ने बताया कि अब तक एक के बाद एक 4 बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में सिडकुल के एमडी रोहित, सचिव उद्योग डॉक्टर पंकज पांडे, जीएम सिडकुल आकांक्षा मौजूद रहीं। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि मेरी विधानसभा में सिडकुल की स्थापना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि जल्द ही धरातल पर उतरने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 माह के भीतर सारी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। इसके धरातल पर उतरते ही स्थानीय युवाओं के लिए जहां रोजगार के द्वार खुलेंगे, तो वहीं हजारों लोगों को इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य हमेशा ही क्षेत्र के लिए बड़े काम करने का रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। समस्या सिडकुल खानपुर विधानसभा में जो सिडकुल है उसको लगाने में आ रही थी कि चक जो है एक जगह नहीं थे। जैसे एक चक एक जगह था तो बीच में 4 प्लॉट प्राइवेट थे,
फिर वो चक दूसरी जगह था, और ये सारी ज़मीन जो है अधिकतर ग्राम समाज की है। अब इसके लिए मुख्य जो मार्ग है उससे रास्ता जोड़ने की भी समस्या आ रही थी, लेकिन उस पर लगभग 3 चकबंदी की बैठक हुई हम लोगों के अधिकारियों के साथ। वो रास्ता बना लिया गया है, लेकिन जहाँ से रास्ता लेना है वहाँ पे उनके परिवार में शायद किसी की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनका नाम चढ़ना बाकी है। इसके अलावा 161 में कुछ आपत्तियाँ भी थी, उन आपत्तियों का निस्तारण होना है। उसके संबंध में एसडीएम साहब को मैंने भेज दिया है। 161 वाला सरकार की तरफ से भी चला गया है, वो आपत्तियाँ दूर होनी है। लेकिन अब हमें लगभग 5-6 महीने की मेहनत के बाद चकबंदी की 4 बैठक हुई हैं। इन बैठकों के बाद अधिकारियों के साथ सचिवालय में सिडकुल के अधिकारी भी रहे हैं, जिसमें रोहित जी रहे एमडी सिडकुल जो हैं, और पांडे जी जो हैं, पंकज पांडे सचिव उद्योग हैं, वो भी रहे, और आकांक्षा जी जो जनरल मैनेजर सिडकुल हैं। सारे अधिकारियों के साथ लगातार बैठक होती रही। अब हम जो है लगभग काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि 1 माह के अंदर हम वास्तु स्थिति को बिल्कुल साफ कर देंगे और सिडकुल के बनने का जो रास्ता है वो पूर्णतः साफ हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या पिथौरागढ़ दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां मुनस्यारी पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया है। जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की सीएम ने समस्याओं को सुना है। मुख्यमंत्री धामी ने मुनस्यारी महोत्सव का शुभारंभ किया है। स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी में भी सीएम धामी ने हिस्सा लिया है। तो ये बड़ी अपडेट, जहां पिथौरागढ़ दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां मुनस्यारी पहुंचने पर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया है। सुदीप हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पिथौरागढ़ का ये खास दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का, क्या कुछ विशेष कार्यक्रम? मुनस्यारी पहुंच चुके हैं। मुनस्यारी सीमांत क्षेत्र है और नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। मुख्यमंत्री ने पहुंचने के बाद सबसे पहले विभिन्न जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से भेंट की। इसके बाद मुख्यमंत्री जो जोहार क्लब मैदान है मुनस्यारी पिथौरागढ़ का, वहां मुनस्यारी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री कुछ देर आईटीबीपी के गेस्ट हाउस में भी रहेंगे, जो कि मुनस्यारी में है, और शाम 4 बजे देहरादून के लिए रवाना होंगे, जहां से सीधे सीएम कैंप कार्यालय यानी सीएम आवास की ओर रवाना होंगे। तो जो जोहार समाज और जो आसपास के लोगों का एक बड़ा मेला होता है, जिसे जोहार का नाम दिया गया, उसका उद्घाटन करने मुख्यमंत्री गए और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका जानकारी के लिए। देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में हरिद्वार के सैकड़ों कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर सीएम धामी ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत किया और दिव्य भव्य हरिद्वार के साथ श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आप सबके पार्टी में शामिल होने से बीजेपी संगठन अधिक मजबूत होगा और सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। सीएम धामी ने बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेसियों को विधानसभा में पारित सख्त धर्मांतरण कानून और महिला आरक्षण अधिनियम की जानकारी दी। उन्होंने कहा, हम सबका प्रयास होना चाहिए कि विकसित, समृद्ध और सुरक्षित उत्तराखंड बने। पूरा देश भाजपा में हो रहा है, क्योंकि 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कामकाज संभाला है, तब से लगातार लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। उसके पीछे कारण है कि जितनी भी योजनाएं पूरे देश के अंदर बनी हैं, वो सारी योजनाएं अंत्योदय जो समाज के अंतिम ओर में खड़े हैं, जिनको वास्तव में योजनाओं की ज़रूरत है, आवश्यकताएं हैं, उनके लिए योजनाएं बनी हैं। और पिछले दिनों हरिद्वार का पंचायत चुनाव हुआ, उससे पहले भी वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और उसका परिणाम आया, एक तरफा हम जिला पंचायत जीते। कार्यकर्ता हमारे जो कांग्रेस में जुड़े हुए थे बहुत लंबे समय से, जनता पार्टी की नीति रीति और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश का जो विकास हो रहा है, देश की एकता और अखंडता के लिए वो ऐसे कार्य कर रहे हैं कि जिससे देश का नाम आगे रोशन हो रहा है। विश्व स्तर पर भी हमारे देश की छवि प्रधानमंत्री जी की वजह से बहुत अच्छी हुई है। और जितने भी सब लोग हैं वो सब हमको जानते भी थे, लेकिन अब हम विधिवत
भाजपा ज्वाइन कर ली और भाजपा को हर जगह जिताने का काम हमारे लोग करेंगे। मुख्य रुक करते बड़ी अपडेट का, जहां फिर बीमार हुए हैं उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास। मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास। डेंगू और कमजोरी की वजह से मैक्स में उन्हें भर्ती कराया गया है। चंदन रामदास विधानसभा सत्र में भी हिस्सा नहीं ले सके थे। उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई है। उनको ये समस्या है डेंगू की, साथ ही साथ उनको काफी वीकनेस हो रही है और इसी के चलते उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों की निगरानी में लगातार वो हैं और उनकी अपडेट सामने आई है कि फिर से वो बीमार हुए हैं और इसी की वजह से वो विधानसभा के सत्र में भी शामिल नहीं हो पाए थे। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास की तबीयत के बारे में आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई है, डेंगू की समस्या आ रही है, साथ ही उनको वीकनेस है, जिसके चलते मैक्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। चंदन रामदास विधानसभा सत्र में भी इसी वजह से हिस्सा नहीं ले पाए थे। उत्तराखंड के सेब उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने की नियत से किसानों का एक दल हिमाचल रवाना हुआ है। 3 दिवसीय इस दौरे में किसान हिमाचल में सेब उत्पादन पैदावार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी इजाफा हो, ये प्रयास किया गया है। राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री के मुताबिक सीएम धामी ने निर्देशों पर किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।